हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि रहने वाला है फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006। आप किसी भी स्टेट में फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि एफएसएसएआई सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी आप देखोगे कि आपको 7 to 8 क्वेश्चन भी किसी किसी पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ऑल ओवर जो अंडरस्टैंडिंग है फूड सेफ्टी की, वो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अदर टॉपिक को समझने के लिए, स्पेशली एफएसएसएआई का जो फंक्शनल नॉलेज होता है, या फिर फूड सेफ्टी से रिलेटेड जितना भी आप देखोगे कि लॉ एंड ऑर्डर्स वगैरह जितनी चीजें रहती हैं, स्पेशली जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है जब वो फील्ड में काम करता है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर आपको ये पूरा जो टॉपिक है इसको आपको अच्छे से समझना होगा, तब आप चीज़ों को अच्छे से और समझ पाओगे। जो इससे रिलेटेड रेगुलेशंस वगैरह हैं उनको आप इजीली समझ पाओगे अगर आप इस बेसिक एक्ट को समझ लोगे तो। ठीक है, तो जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि चाहे आपने एफएसएसएआई का एग्जाम अगर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, वहां पर भी क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। अभी आपको पता है कि ऑलरेडी हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। राजस्थान में 200 पोस्ट के लिए ऑलरेडी रिक्रूटमेंट आ चुकी है, उसके लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, तेलंगाना का जो एग्जाम है नवंबर में होने वाला है, वो लोग भी इस वीडियोस को देख सकते हो। उसके बाद में आंध्र प्रदेश का एग्जाम भी होने वाला है। तेलंगाना का एग्जाम आप देखोगे कि होने वाला है, और तमिलनाडु का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। तो तमिलनाडु में भी आप देखोगे पेपर में कुछ क्वेश्चन यहाँ से आए थे। असम का पेपर ऑलरेडी हो चुका है, त्रिपुरा का, यानी कि बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ स्टेट में ऑलरेडी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये थोड़ा सा टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा, काफी लोगों के लिए इजी भी होता है, बट कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा टफ पार्ट हो जाता है। इसमें सेक्शंस वगैरह को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टफ है लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हो, इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हो अपने सिलेबस में, क्योंकि हर सिलेबस में आपको ये टॉपिक कॉमन देखने को मिलेगा अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, बहुत सारे लोग एकदम फ्रेशर होंगे जिनको कुछ भी आइडिया नहीं होगा, उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर अराउंड आपको 10 to 15 यानी कि 12 से अगर 15 लेक्चर्स मुझे लेने पड़ेंगे इस पूरे एक्ट को डिटेल में समझाने के लिए, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊं, यहाँ पर कुछ भी स्किप ना करूं, और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में चीज़ें हो, जिससे जो लोग भी फ्रेशर हो वो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से प्रिपेयर कर सको चीज़ों को, और आपको यहाँ पर डिफिकल्टी ना लगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम एक एक करके लेसन को पढ़ेंगे। हो सकता है शुरू में आपको चीज़ें थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन आप धीरे धीरे चीज़ों को समझना, और उसके बाद में आप एक्ट को पढ़ना, आपको चीज़ें जो है वो ईजी मैनर में समझ में आएंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस एक्ट को समझाने में आपको अच्छे से चीजें समझा पाऊं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने बताया फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक्ट आया कब और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और आखिर इसको क्यों लाया गया, उन सारी चीजों को समझने से पहले एक चीज ये समझ लो कि ये जो एक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो कि एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, ठीक है, उसके अंडर में ये चीज़ें आती हैं। तो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि वो डिपार्टमेंट जो रूल्स रेगुलेशन एक्ट वगैरह को बनाता है, इसी डिपार्टमेंट के अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो द फूड सेफ्टी एक्ट जो है, द फूड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव द एसेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 23 अगस्त 2006। इसको आपको याद रखना है, कभी आपसे एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि जो 23 अगस्त 2006 को ये एक्ट जो है इसको अप्रूव किया गया था। ठीक है, इसको अप्रूवल कब मिला था, यानी कि 23 अगस्त को इसको अप्रूवल मिला था हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। क्योंकि आपको पता होगा, अभी हम आगे थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसमें आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 23 को इसको अप्रूवल मिला था, और 24 अगस्त को ये प्रॉपर वर्किंग में आया था। 24 अगस्त को इसको गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई कर दिया गया था, और उस दिन से ये हमारे कंट्री में इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर हम पीछे बैकग्राउंड में जाएं, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ से जितना भी ये आपके सामने जो भी मेंशन है, यहाँ से कभी कोई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपने किसी ना किसी टेस्ट सीरीज या फिर किसी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस यहाँ से जरूर देखोगे। तो यहाँ पर देखो, एक बात है कि इन दिस बैकग्राउंड दैट द नीड फॉर अ सिंगल लॉ। अगर आप एक बात को समझो, ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में हमने इसको लेकर के बात करी है कि हमारे कंट्री में जो 2006 है उससे पहले की कुछ चीज़ें जो थी वो अलग थी। हमारे यहाँ पे जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट फूड कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट एक फूड कमोडिटीज़ है। फिर आप देखोगे मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद में आप देखोगे ऑयल हो गया, फिर आप देखोगे वेजिटेबल्स हो गया। इन सभी चीज़ों को
एक तरीके से डील करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फूड कमोडिटीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट फूड लॉज थे, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर चलती थी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की ज़रूरत महसूस करी गई कि एक सिंगल लॉ बनाया जाए, एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए एक नेशनल लेवल पे, जो ऑल फूड सेफ्टी को कंट्रोल करे या फिर फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को एक तरीके से मेंटेन करे, और जो भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचा गया। तो यहाँ पर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कब डिक्लेयर किया फर्स्ट टाइम, द सेंट्रल गवर्नमेंट declared its intention on this behalf of budget speech in 2002। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पार्लियामेंट में डिफरेंट डिफरेंट सेशंस वगैरह होते रहते हैं, तो बजट स्पीच में इसके बारे में फर्स्ट टाइम इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि एक सिंगल लॉ जो है वो हमारे कंट्री में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर द वर्क पर्टेनिंग टू कंसोलिडेशन ऑफ वेरियस एक्ट, जो वेरियस एक्ट थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट फूड कमोडिटीज़ के लिए उनका कंसोलिडेशन का जो काम है वो किसको दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को दिया गया, ठीक है। जिसने मतलब कि यहाँ पर सारा काम जो है वो सारा चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि कोई रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक डिस्कशन होता है, एक ड्राफ्ट वगैरह तैयार करते हैं, उसके बाद में वो ड्राफ्ट होता है वो पार्लियामेंट में जाता है, राज्यसभा लोकसभा में, फिर वो बिल बनता है, उसके बाद में एक्ट बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक उसको स्टार्ट किया गया, एक ड्राफ्ट बनाया गया। ड्राफ्ट बनाने के बाद में यहाँ पर आप देखो कि जो हु पायलटेड द फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड बिल 2005, तो इसको किसने स्टार्ट किया, इसको स्टार्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने, ठीक है। 2005 में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, विच वॉज फाइनली इनेक्टेड एज द फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बाय द पार्लियामेंट एंड द सेम वॉज पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया। उसके बाद में क्या हुआ, सबसे पहले चीज़ें क्या होती हैं, नॉर्मल डिस्कशन होता है, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद में जब हम उसको पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा से जब वो पास हो जाता है तब वो बिल बन जाता है। उसके बाद में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं जब उस पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, अपनी एसेंट प्रोवाइड कर देते हैं, तब वो एक्ट बन जाता है। तो क्या हुआ कि जब आप देखोगे कि 23 अगस्त को जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा इसको एसेंट मिलती है, उसके बाद में 24 अगस्त 2006 को इसको गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको दो इंपॉर्टेंट डेट हैं जिनके बारे में याद होना चाहिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, जिसके बारे में हमने अभी बात किया, द फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 वाज इनेक्टेड एज द कंसोलिडेटेड एक्ट एंड फॉलोइंग फूड एक्ट। यानी कि कौन कौन से वो एक्ट थे, कौन कौन से वो ऑर्डर्स थे जिनको रिपील्ड करके कंसोलिडेट करके एक फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बनाया गया। तो पहला था प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955। उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे कि मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973। उसके बाद में आप देखोगे कि वेजिटेबल ऑयल ऑर्डर जो था 1947। फिर आप देखोगे कि एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर 1998। फिर आप देखोगे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992। उस एक था द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑयल डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर ऑर्डर 1967। इन सभी को रिपील्ड कर दिया गया और इसके अंदर जो भी प्रोविजंस मेंशन थे, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, उन सभी प्रोविजंस को कंसोलिडेट करके एक एक्ट बनाया गया जिसको बोला गया फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जो अभी के टाइम पे हमारे कंट्री में वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो पूरे ऑल ओवर कंट्री में फूड सेफ्टी को लेकर के एक सिंगल एक्ट है जो वर्क कर रहा है, वो है फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इसी वजह से हमें इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखो मेंशन है कि दीज एक्ट और ऑर्डर्स वर रिपील्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006। उसके बाद में FSSAI वाज कॉन्सिक्वेंटली इस्टेब्लिश इन 2008। 2006 में एक्ट आया, 2008 में FSSAI को इस्टेब्लिश किया गया, बट वर्क विद इन द फूड अथॉरिटी इफेक्टिवली बिगेन इन 2011। तो 2011 से FSSAI ने प्रॉपर्ली वर्किंग करना स्टार्ट किया जब रूल्स एंड रेगुलेशन को नोटिफाई किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 2006 में एक्ट आया, 2008 में FSSAI बना, 2011 में पूरी तरीके से FSSAI स्टैब्लिश हुआ और उसके बाद में इसने वर्किंग करना स्टार्ट किया। आई होप अभी आपको जो चीज़ें हमने डिस्कस करी उन सभी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो सब आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, उसके लिए अगर आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हो तो आपको सिंपली किसी भी स्टेट के लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करो 8601635179। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आप चाहे राजस्थान, चाहे हरियाणा, चाहे आप तेलंगाना, अदर किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या चाहे FSSAI की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स अवेलेबल हैं, तो इनको आप ले सकते हो। सिंपली आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। व्हाट्सएप करोगे आपको सैम्पल कॉपी वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप उन सैम्पल कॉपीज को देख सकते हो, कंटेंट वगैरह देख सकते हो क्या इंक्लूडेड है, उसके बाद में आप इन नोट्स को ले सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 क्या है, ठीक है। तो सैलिएंट फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर चीज़ें मैं अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पर जैसे कि मेंशन है, द फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम अ मल्टी लेवल टू सिंगल लाइन कंट्रोल।
जैसा कि आपने देखा पहले जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्ट थे, एक तरीके से मल्टी लेवल थे। उसके बाद में आप देखोगे सिंगल लाइन, यानी कि कई सारे जो एक्ट थे उनको कंसोलिडेट करके एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट बना दिया गया, एक सिंगल रेफरेंस एक्ट बना दिया गया, जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखोगे कि जो द एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो एक्ट बनाया गया, एक तो नेशनल लेवल का एक्ट है, तो वो पूरे इंडिया में एक तरीके से यूनिफॉर्म मैनर में, एक तरीके से यूनिफॉर्म मैनर का मतलब यहाँ पर ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में इक्वली उसकी इंपॉर्टेंस होगी और इक्वली उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें, जो भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं, वो सभी प्रोविजंस जो हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी स्टेट में एक यूनिफॉर्म मैनर में अप्लाई होंगे। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कई सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, इंटरनेशनल ट्रेड है। इन सारे इश्यूज़ को ईजिली इनको मैनेज किया जा सकता है अगर एक सिंगल लॉ हमारे पास में होगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड लॉज होंगे तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी इन सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने में। ठीक है, उसके बाद में कुछ सैलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पर जैसे मेंशन है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, इनको आपको याद रखना है। जैसे कि मेंशन है पहला, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लाइसेंसिंग फॉर फूड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हो रहा है इसको मैं भी आपको बताऊंगा। इट इंपावर्स स्टेट टू इशू रजिस्ट्रेशन एंड स्टेट लाइसेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में, सेंट्रल के पास में तो ये अथॉरिटी है कि वो लाइसेंस वगैरह को इशू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेट फूड अथॉरिटीज़ को भी ये अथॉरिटी प्रोवाइड करी गई है कि वो भी लाइसेंस वगैरह को इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है, एक कैंडिडेट के पास पावर नहीं है, यानी कहने का मतलब है सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास में पावर ना होकर के स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी ये पावर है कि वो लाइसेंस को इशू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सेकंड पॉइंट है इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कहने का मतलब है जब एक सिंगल लॉ होगा उसमें आपको ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी और वो पूरी तरीके से एक मतलब विदाउट किसी, आप देखोगे कि किसी बैरियर के, आप देखोगे कि कोई भी हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उसमें, और वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में ऑल ओवर कंट्री में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखोगे कि ये एम्फेसाइसिस ऑन ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम रेगुलेटरी रिजीम टू सेल्फ कंप्लायंस। तो इसमें आप देखोगे कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको सेल्फ कंप्लायंस की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। सेल्फ कंप्लायंस का मतलब है जैसे ऑडिट वगैरह होता है, तो जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं वो सेल्फ कंप्लायंस वगैरह भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो बनाया था ऑडिट को लेकर के, फूड सेफ्टी ऑडिट को लेकर के, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे कि यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ फूड इम्पोर्टेड इन कंट्री, तो जो भी मतलब इंपोर्ट हो रहा है फूड का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह होता रहता है, तो उसको आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है अगर सिंगल लॉ हमारे पास में होगा। प्रोविज़न फॉर फूड रिकॉल, तो इसमें एक तरीके से फूड रिकॉल का प्रोविज़न भी लाया गया, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मार्ट की बात करें, किसी मॉल की बात करें, किसी स्टोर की बात करें, अगर वहाँ पर कोई फूड वगैरह अवेलेबल है, अगर ये पता चलता है कि वो जो ह्यूमन है उसके कंजम्पशन के लिए हार्मफुल है, ठीक है, वो कोई डिजीज़ कॉज कर सकता है, थ्रेट कॉज कर सकता है, तो उसको एक तरीके से फूड रिकॉल के प्रोसीजर से वहाँ से क्या किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है सारे स्टोर से। ये एक केस मैगी के केस में ऐसा हो चुका है, तो अगर आप मैगी की केस स्टडीज़ वगैरह देखोगे तो वहाँ पर आपको फूड रिकॉल के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। सर्विलांस के बारे में, यानी कि प्रॉपर तरीके से निगरानी रखी जाए। उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे कि ये भी मेंशन है कि लार्ज नेटवर्क ऑफ फूड लेबोरेटरी को लेकर भी इसमें ध्यान दिया गया, इसको लेकर के भी यहाँ पर प्रोविजंस वगैरह रखे गए हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था, उसको आप जरूर देखना कि जो फूड लेबोरेटरी है उनका नेटवर्क हमारे कंट्री में कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फूड लेबोरेटरीज हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, उसको लेकर के आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करोगे फूड लेबोरेटरी नेटवर्क सो एजुकेशन, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में न्यू जस्टिस, उसके बाद में डिस्पेंसेशन सिस्टम फॉर फास्ट ट्रैक डिस्पोजल ऑफ केसेस, यानी यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रिब्यूनल के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये शायद आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ोगे इस एक्ट के, तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि यहाँ पर फूड को लेकर के अगर कुछ होता है, कोई ऑफेंस करता है, कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर कुछ करता है, कोई कुछ क्राइम करता है, तो उसको लेकर के यहाँ पर उसके लिए इस एक्ट में ट्रिब्यूनल के बारे में मेंशन किया गया है, क्योंकि उससे रिलेटेड केसेस को वहाँ सॉल्व किया जा सकता है, जिससे केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग ना हो, क्योंकि अगर नॉर्मल जो हमारा सिविल कोर्ट है वहाँ पर चीज़ें जाएंगी तो और ज़्यादा डिले होगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे प्रोविजन फॉर ग्रेडेड पेनाल्टीज़, चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे कि आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पेनाल्टीज़ के बारे में। अगर कोई किसी भी टाइप का ऑफेंस करता है तो उस ऑफेंस के अकॉर्डिंग कितनी पेनाल्टीज़ उसके ऊपर इंपोज करी जा सकती है फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा। फिर यहाँ पर आप देखोगे कंसिस्टेंसी बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसीज़, तो अगर हमारे यहाँ पर एक सिंगल लॉ होगा तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं थोड़ा, किसी कंट्री या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में हम प्रॉपर तरीके से एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकें, क्योंकि जब मल्टीपल लॉ होते हैं तब ये सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, और जब एक सिंगल लॉ होता है तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है, इसको आपको समझना है, द एक्ट एम्फेसाइजेस ऑन ट्रेनिंग
एंड अवेयरनेस प्रोग्राम रिगार्डिंग द फूड सेफ्टी फॉर बिजनेस ऑपरेटर, कंज्यूमर एंड रेगुलेटर। तो स्पेशली ये जो एक्ट है इस बात पे जोर देता है कि ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम को लाया जाए, जिससे फूड बिजनेस ऑपरेटर और कंज्यूमर हैं और रेगुलेटर्स हैं उनको एक तरीके से जो भी ये एक्ट है इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो सके, और वो जो भी चीज़ें हैं उनको कर सकें अच्छे से, जिससे जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उसको लेकर के जो भी थ्रेट होते हैं उनको कम किया जा सके, और मेन मोटिव यही है कि जो कंज्यूमर है उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो आई होप अभी तक जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं आपको सब क्लियर हो गए होंगे। हमने सैलेंट फीचर्स के बारे में देखा, हमने देखा कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट को क्यों लाया गया। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं। चीज़ें लेक्चर थोड़े बड़े हो सकते हैं लेकिन आपको ये एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा, आप सारी चीज़ों को सर्च कर दोगे आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे हम चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मेंशन है जिसको आपको पता होना चाहिए। द एक्ट does not discriminate between a small hawker or a huge FBO and makes it mandatory for everyone handling food to keep it safe and fit for human consumption. Therefore, this act is applicable to every person that is in the food business. कहने का मतलब ये है कि ये एक्ट जो है ये किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखता है बिटवीन द स्मॉल हॉकर एंड द ह्यूज एफबीओ। कुछ छोटे आप देखोगे हॉकर्स वगैरह जो छोटे छोटे स्टॉल वगैरह लगाते हैं आप देखोगे, और कुछ बड़े फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं जैसे कि कोका कोला, नेस्ले। तो आप छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर हो चाहे बड़े फूड बिजनेस ऑपरेटर हो, जो रूल्स हैं जो भी प्रोविजंस हैं एक्ट में मेंशन है वो सभी के लिए इक्वल मैनर में होंगे। ठीक है, वहां पर प्रोविजंस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देयर फॉर दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन दैट इज इन द फूड बिजनेस। तो कोई भी पर्सन अगर फूड बिजनेस में है तो ये लॉ उसको एक तरीके से प्रॉपर मैनर में अगर आप देखोगे तो एक तरीके से आपको सिमिलर वे में ट्रीट करेगा, यहाँ पर कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ है जिसको आपको याद होना चाहिए, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एक्ट। अब हम मेन एक्ट की बात करते हैं। अभी तक हमने समझा एक बेसिक कि कैसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एक्सिस्टेंस में आया। ठीक है, लेकिन अब हम समझेंगे कि इस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में क्या क्या मेंशन है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं, टोटल 12 चैप्टर आपको इस पूरे एक्ट में देखने को मिलेंगे, और टोटल नंबर ऑफ सेक्शन जो हैं वो 101 हैं, और यहाँ पर 2 शेड्यूल आपको मेंशन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत पहले जो एग्जाम होते थे उनमें आता था, अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि यहाँ पर 101 सेक्शन है, लेकिन आपको सारे सेक्शन याद नहीं रखना है। हम पढ़ेंगे सारे सेक्शन, लेकिन कौन कौन से सेक्शन आपको याद रखने हैं उनके बारे में आपको बताता चलूंगा, उनको आपको याद रखना है। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको सारे सेक्शन याद हो जाएंगे। जैसे ही ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आप इजिली उनको कर पाओगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप वहाँ पर आंसर कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम चैप्टर नंबर 1 को फिनिश करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो आज चैप्टर नंबर 1 को हम फिनिश करेंगे, उसके बाद में ऐसे करके चैप्टर 2 चैप्टर 3 को हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपको पूरे लेक्चर्स को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे चीज़ें सारी कवर होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है प्रीलिमिनरी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक्ट के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मेंशन है। कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस आपको देखने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आप जब पढ़ रहे होगे, यानी कि जब फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे होगे, जब आप कुछ रूल्स वगैरह पढ़ रहे हो, रेगुलेशन वगैरह पढ़ रहे हो, कुछ भी प्रॉपर फूड को लेकर के या फिर लाइसेंसिंग को लेकर के, या फिर आप देखोगे कि जो फूड पैकेजिंग वगैरह है उसको लेकर के आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। वो टर्म्स आपको समझने के लिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस आपको दी गई हैं उनको समझना जरूरी है। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन नंबर 1 है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेक्शन नंबर 1 है, सेक्शन नंबर 2 है, ये आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट ये जो ब्लू मार्क चीज़ें हैं इनको आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो जो सेक्शन नंबर 1 है उसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट के बारे में बताया गया है, यानी कि जो एक्ट है उसका नाम क्या है और वो कहाँ कहाँ पर मतलब लागू होगा, कितने एरिया में उसकी लिमिट होगी, कहाँ कहाँ एक्सटेंड होगा, उसके साथ ही साथ कमिटमेंट यानी कि कब वो आया, कब एग्जिस्टेंस में आया। तो सबसे पहला जो इसका नाम है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 होगा। ठीक है, उसके बाद में ये ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट होगा। दूसरी चीज़ है जब इसको गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई किया गया उसी दिन से ये हमारी कंट्री में इफेक्टिव मैनर में काम कर रहा है। तो कब किया गया था? 24 अगस्त 2006। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर सेक्शन नंबर 2 मेंशन है। सो सेक्शन नंबर 2 में क्या मेंशन है? सेक्शन नंबर 2 में मेंशन है डिक्लेरेशन एज टू एक्सपेडिएंसी टू कंट्रोल बाय द यूनियन, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि पूरी तरीके से जो पावर्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही एक्चुअल पावर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट उसके पास में कुछ पावर्स हैं, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह वो कंडक्ट करा सकते हैं। इसके बाद में आपने देखा कि वो लाइसेंस वगैरह इशू कर सकते हैं, जो छोटे लाइसेंस होते हैं, स्टेट लाइसेंस होते हैं, वो सारे इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि एक्चुअल पावर जो आप देखोगे, मेन पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, यानी कि पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर दैट द
एक्सपेडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए तो यूनियन शुड टेक अंडर इट्स कंट्रोल द फूड इंडस्ट्री। तो फूड इंडस्ट्री का जो पूरा कंट्रोल है वो यूनियन के हाथ में। यूनियन का मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिकेट कर रहा है ये, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर सेक्शन नंबर 3 में डिफिनीशंस के बारे में मेंशन है। तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस देखने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आपको आगे की जो चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आएंगी। तो जैसा कि यहाँ पर सबसे पहला है अडल्ट्रेंट। तो अडल्ट्रेंट क्या होता है, यहाँ पर जो डिफिनीशन मेंशन है उन्हीं को आपको पढ़ना है। ऐसे तो आप किसी भी टर्म के लिए कुछ भी डिफिनीशंस दे सकते हो, लेकिन अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रॉपर स्टेटमेंट वहाँ पर दिया होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो यहाँ पर क्या मेंशन है, मीन्स एनी मटेरियल विच इज और कुड बी एम्प्लॉयड फॉर मेकिंग द फूड अनसेफ और सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड और कंटेनिंग एक्सट्रानियस मैटर। कहने का मतलब है कोई अगर आप एक्सटर्नल मटेरियल कोई ऐसा ऐड कर रहे हो जिसकी वजह से फूड जो है वो अनसेफ हो जाता है या फिर मिस ब्रांडेड हो जाता है या फिर आप देखोगे सब स्टैंडर्ड फूड हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको अडल्ट्रेंट बोलेंगे, कोई भी ऐसा मटेरियल, ठीक है। उसके बाद में बी देखोगे, ऑप्शन नंबर बी में क्या मेंशन है, एडवर्टाइजमेंट। तो एनी ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, यानी भी किसी भी तरीके की अगर हम पब्लिसिटी करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन और आप देखोगे कि उसमें प्रोनाउंसमेंट मेड बाय मींस ऑफ एनी लाइट साउंड स्मोक गैस प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरनेट वेबसाइट इंक्लूडिंग थ्रू एनी नोटिस सर्कुलर लेबल रैपर इनवाइस और अदर डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी भी तरीके की चीज़ का अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी तरह के प्रमोशन के लिए तो हम उसको एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे। उसके बाद में चेयरपर्सन क्या है, तो मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ द फूड अथॉरिटी। जहां पर भी चेयरपर्सन टर्म यूज़ हो रहा है यानी कि जो फूड अथॉरिटी है उसके चेयरपर्सन की बात हो रही है। क्लेम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो क्लेम का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मीन्स एनी रिप्रेजेंटेशन विच स्टेटेड सजेस्ट or implies that a food has particular qualities related to its origin, nutritional properties, nature, processing, composition और otherwise। तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब ये है कि जब आपने कोई फूड प्रोडक्ट देखा होगा उसके ऊपर कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट जो फूड कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को लेकर के कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हो गई या फिर उसके ओरिजिन को लेकर क्लेम करती हैं। क्या क्लेम करती हैं, ये प्रॉपर इस ओरिजिन का है, इसके अंदर ये न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्लेम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी का मीन्स मतलब यहाँ पर ये है कि कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30। तो हर एक स्टेट में कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट होता है जिसको हम सेक्शन नंबर 30 के अंदर उसको अपॉइंट किया जाता है। कंज्यूमर क्या होता है, मीन्स पर्सन एंड फैमिलीज परचेजिंग एंड रिसीविंग फूड इन ऑर्डर टू मीट देयर पर्सनल नीड, ठीक है। तो यानी कि कोई भी पर्सन कोई भी फैमिलीज जो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं अपनी जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, तो उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक डिफिनीशन और है, कंटामिनेंट्स क्या होता है, जी नंबर पे। तो कंटामिनेंट्स का मतलब यहाँ पर ये है, मीन्स एनी सब्सटेंस वेदर और नॉट एडेड टू फूड बट विच इज प्रेजेंट इन सच फूड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन including operation carried out in crop husbandry, animal husbandry or veterinary medicine, manufacture, processing or preparation, treatment, packing, packaging, transport or holding of such food or as a result of environmental contamination and does not include insect फ्रैगमेंट्स रोडेंट्स हेयर एंड अदर एक्स्ट्रानियस मैटर। यहाँ पर आपको इसको मैंने इस वजह से रीड किया क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो कंटामिनेंट्स की बात हो रही है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और क्या चीज़ें नहीं इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर देखो मेंशन है डज नॉट इंक्लूड, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, डज नॉट इंक्लूड इंसेक्ट फ्रैगमेंट्स रोडेंट हेयर एंड अदर एक्स्ट्रानियस मैटर। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। तो कंटामिनेंट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, कंटामिनेंट्स में जो इंक्लूडेड है क्या क्या इंक्लूडेड है वो आपको चीज़ें देखनी है, जैसे कि यहाँ पर जो मेंशन है वेदर और नॉट एडेड टू फूड बट विच इज प्रेजेंट इन सच फूड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ को एक इंटेंशनली ऐड कर रहे हैं तो हम उसको अडल्ट्रेंट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई यूनिट ऑपरेशन हो रहा है या फिर प्रोडक्शन के टाइम पे कुछ आकर के इसमें ऐड हो जा रहा है तो हम उसको कंटामिनेंट बोलेंगे। ये बात आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप अभी आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। तो अडल्ट्रेंट और कंटामिनेंट्स में कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अडल्ट्रेंट को इंटेंशनली ऐड किया जाता है अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए, कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर अपने फूड प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर वो अडल्ट्रेंट को ऐड करता है, ठीक है, या फिर उसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए गलत तरीके से, तो वहाँ पर चीज़ें जो यूज़ होती हैं उसको अडल्ट्रेंट बोलते हैं। लेकिन जो कंटामिनेंट्स होता है वो एक तरीके से एक्सीडेंटली होता है, कोई भी जानबूझकर इनको ऐड नहीं करता है। दूसरी चीज़ है डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या होता है, मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 36। उसके बाद में यहाँ पर एक्सट्रानियस मैटर, यहाँ पर देखो कंटामिनेंट में एक्सट्रानियस मैटर इंक्लूडेड नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर एक्सट्रानियस मैटर की अलग डिफिनीशन है, मीन्स एनी मैटर कंटेंट इन एन आर्टिकल ऑफ फूड विच मे बी कैरिड फ्रॉम द रॉ मटेरियल, ठीक है। जो रॉ मटेरियल से पैकेजिंग मटेरियल और
process system used for its manufacturing or which is added to it, but such matter does not render such article of food unsafe। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हम फूड की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब फूड को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो पैकेजिंग मटेरियल्स वगैरह है या फिर रॉ मटेरियल्स वगैरह है, उस समय जब प्रोसेसिंग वगैरह होती है फूड की, तो वहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो ऐसी चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो फूड को अनसेफ नहीं बनाती, हम फूड का जो नेचुरल जो क्वालिटी है उसको तो हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इनको ऐड करके, ठीक है, एक्सट्रानियस मैटर को ऐड करके उसकी नेचुरल क्वालिटी को तो हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन उससे जो फूड है वो एक तरीके से अनसेफ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम एक्सट्रानियस मैटर बोलते हैं। फूड क्या होता है, एक डिफिनेशन के तौर पर अगर हम देखें तो फूड क्या होता है, तो यहाँ पर मीन्स एनी सब्सटेंस वेदर प्रोसेस्ड, पार्शियली प्रोसेस्ड या फिर अनप्रोसेस्ड, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा फूड, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको कंज्यूम किया जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर वो प्रोसेस्ड भी हो सकता है, पार्शियली प्रोसेस्ड भी हो सकता है, अनप्रोसेस्ड भी हो सकता है, वो किसी भी कंडीशन में है हम उसको फूड बोलेंगे, विच इज़ इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड इंक्लूड्स प्राइमरी फूड टू एक्सटेंड देयर डिफाइंड इन क्लॉज जे के, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड फूड, कहने का मतलब है किसी तरीके का फूड, चाहे वो नेचुरल फूड हो, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हो, ठीक है, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, जिसमें जो टेक्निक्स वगैरह यूज़ करी जाती है, किसी भी तरीके का फूड है, अगर उससे उसको अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है तो हम उसको फूड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में फूड एडिटिव्स क्या होता है, ठीक है, तो फूड एडिटिव्स मीन्स एनी सब्सटेंस नॉट नॉर्मली कंज्यूम्ड एज अ फूड बाई इटसेल्फ और यूज्ड एज अ टिपिकल इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, यानी कहने का मतलब है फूड एडिटिव्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता है, ठीक है, लेकिन उनको फूड में मिला करके उनको कंज्यूम किया जाता है एज अ इंग्रेडिएंट और यूज्ड एज अ टिपिकल इंग्रेडिएंट ऑफ फूड वेदर और नॉट इट हैज़ न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। द इंटेंशनल एडिशनल ऑफ which to food for a technological purpose in the manufacture, processing, preparation, treatment, packing or packaging, transport, holding of such food result or may be reasonably expected to result in it or it byproduct becoming a component of or otherwise affecting the characteristics of such food but does not include contaminants or substances added to food for maintaining और इम्प्रूविंग नेट न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे अगर स्पाइसेस वगैरह ऐड किए जाते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडिटिव्स होते हैं जो फूड में ऐड किए जाते हैं फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी हो और ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज ना हो, तो इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फूड एडिटिव्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में फूड एनालिस्ट मीन्स एनी एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 45, तो फूड एनालिस्ट के इन सभी ऑफिसर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हैं जब हम हरियाणा वाली क्लासेस अपलोड कर रहे थे, तो वहाँ पर जो भी 4 लेसन अपलोडेड हैं इन सभी के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में फूड अथॉरिटी मींस फूड अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जो कि सेक्शन नंबर 4 में जिसको स्टैब्लिश किया गया है। फूड बिजनेस की अगर बात करें तो फूड बिजनेस का मतलब है मींस एनी अंडरटेकिंग वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट and whether public or private carrying out any of the activities related to any stage of manufacture, processing, packaging, storage, transportation, distribution of food। उसके बाद में यानी कहने का मतलब है फूड बिजनेस का मतलब यहाँ पर क्या है, फूड से रिलेटेड अगर आप फूड को स्टोरेज कर रहे हो, फूड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, फूड की प्रोसेसिंग कर रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी कर रहे हो, तो उस सबको क्या बोलेंगे, वो सारी चीज़ें फूड बिजनेस में आ जाएंगी, ठीक है। फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या है, इन रिलेशन टू फूड बिजनेस मीन्स अ पर्सन बाय होम द बिजनेस इज कैरिड ऑन और ओन, यानी कोई भी पर्सन अगर कोई फूड के बिजनेस को ओन कर रहा है, फूड को स्टोर कर रहा है, फूड को इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको हम फूड बिजनेस ऑपरेटर बोलेंगे। फूड लेबोरेटरी मींस एनी फूड लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी एंड एक्रेडिटेड बाय द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन और एन इक्विवेलेंट एक्रेडिटेशन एजेंसी एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द फूड अथॉरिटी अंडर सेक्शन नंबर 43। तो फूड लेबोरेटरीज के बारे में एक डिटेल वीडियो, उसको आप देखोगे, डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी। फूड सेफ्टी क्या होता है, मीन्स एश्योरेंस दैट फूड इज एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंडेड यूज, कहने का मतलब है फूड सेफ्टी का मतलब ये है कि एक एश्योरेंस होना कि जो फूड कंज्यूम किया जा रहा है, जो भी फूड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, वो प्रॉपर तरीके से सेफ है या नहीं है, ठीक है। मीन्स एश्योरेंस दैट फूड इज एक्सेप्टेबल, यानी कि फूड जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑडिट की बात हो रही है। फूड सेफ्टी ऑडिट क्या होता है, मीन्स अ सिस्टमैटिक एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फूड सेफ्टी मेजर्स adopted by the manufacturing unit to determine whether such measures and related result meet with objective of food safety and the claim मेड इन दैट बिहाफ, कहने का मतलब यहाँ पर ये है फूड सेफ्टी ऑडिट के बारे में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑडिट का मतलब यहाँ पर ये है कि मीन्स अ सिस्टमैटिक एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फूड सेफ्टी मेजर, तो जो भी फूड सेफ्टी ऑडिटर होते हैं
वो क्या करते हैं, एक तरीके से एग्जामिन करते हैं जो फूड फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं, उनकी जो भी प्रेमाइसेस हैं वहाँ पर जाकर के एक तरीके से क्या करते हैं, आप कह सकते हो एग्जामिन करते हैं, वहाँ पर जो भी उनके अकाउंट्स वगैरह हैं उनको चेक करते हैं। और स्पेशली यहाँ पर जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, FSMS, इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। यानी कि जो भी आप देखोगे GMP, GLP, HACCP, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उनको प्रॉपर तरीके में जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उनको कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी हाइजीन प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड होती हैं इनके अंडर में उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो इस वजह से जो कंप्लायंस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, सभी कंप्लायंस फूड बिजनेस ऑपरेटर को कराने होते हैं। लेकिन वो करा रहा है या नहीं करा रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी, ये सब तब पता चलेंगी जब फूड सेफ्टी ऑडिट होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स द अडॉप्शन ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। यहाँ पे GMP और ये जो HACCP है वो सारा जो है वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। हैजार्ड क्या होता है, ठीक है। हैजार्ड का मतलब है मीन्स बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, फिजिकल एजेंट हो सकता है, और कंडीशन हो सकती है कोई फूड विद द पोटेंशियल टू कॉज एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से जो है फूड जो है वो एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकता है, जिसको हम हैजार्ड बोलते हैं, ठीक है। इंपोर्ट मतलब मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया एनी आर्टिकल ऑफ फूड बाय लैंड, सी और एयर, ठीक है। इंपोर्ट बेसिकली आपको पता ही होगा सब कुछ क्या होता है। इंप्रूवमेंट नोटिस क्या होता है, इंप्रूवमेंट नोटिस के बारे में ऑलरेडी हमने पीछे देखा था कि सेक्शन नंबर 32 के अंदर इस नोटिस को इशू किया जाता है। जब कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर कोई भी ऑफेंस करता है तो उसके बाद में डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है इंप्रूवमेंट नोटिस वगैरह इशू कर सकता है इस बिहाफ पे कि हाँ भाई जो भी आपने मिस्टेक्स वगैरह, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करी हैं, जो भी ऑफेंसेस वगैरह किए हैं, अगर वो इस लायक हैं कि उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है तो एक टाइम दे दिया जाता है कि आप इन सारी चीज़ों को इंप्रूव कर लो, ठीक है। तो उसको हम इंप्रूवमेंट नोटिस बोलते हैं, चीज़ों को सुधारने के लिए एक नोटिस दिया जाता है। इन्फेंट फूड या फिर इन्फेंट मिल्क सब्सटेंस शैल हैव द मीनिंग असाइन टू देम इन द क्लॉज F। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम देखेंगे जब हम उसको फूड लेबलिंग और पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर जो इन्फेंट फूड्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है, मीन्स एनी सब्सटेंस इंक्लूडिंग अ फूड एडिटिव्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट पॉसिबली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है। यानी कहने का मतलब है मीन्स एनी सब्सटेंस इंक्लूडिंग अ फूड एडिटिव। अब इंग्रेडिएंट की कैटेगरी में फूड एडिटिव्स भी शामिल हो जाता है। फूड एडिटिव्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन ऑफ फूड वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर लेबल की बात हो रही है, तो आप देखते हो ना, आप जो आपका फूड प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर जो लेबल होता है मीन्स एनी टैग, ब्रांड, मार्क, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। लाइसेंस मीन्स अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन नंबर 31, जो फूड के लिए जो भी लाइसेंस वगैरह रिक्वायर्ड होता है उसी की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि लोकल एरिया मतलब क्या है, मीन्स एनी एरिया वेदर अर्बन और रूरल नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी टू बी लोकल एरिया। लोकल एरिया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को नोटिफाई कर दिया गया है कि हाँ ये एक लोकल एरिया है, तो इसके लिए कोई ये फिक्स पहले से डिसाइडेड चीज़ें नहीं होती हैं। मैन्युफैक्चर का मतलब है किसी भी फूड की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होना, मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है। मेंबर का मतलब हो रहा है मीन्स मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी की बात हो रही है। मिस ब्रांडेड फूड मीन्स एन आर्टिकल ऑफ फूड, यहाँ पर आपको थोड़ा चीज़ें देखनी है। मिस ब्रांडेड फूड का मतलब है इट इज़ अ purported or is represented to be a or being, क्या क्या लिखा है यहाँ पर, ऑफर्ड और प्रमोटेड फॉर सेल विथ फॉल्स, मिसलीडिंग और डिसेप्टिव क्लेम आइदर। कहने का मतलब है मिस ब्रांडेड फूड का मतलब यही है कि आप जो कंज्यूमर है उसको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। आपका जो फूड प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो लेबलिंग है, लेबलिंग के ऊपर पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फॉल्स है, वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मैनर में नहीं है, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए वो नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, ये मिसलीड कर रहे हो चीज़ों को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मिस ब्रांडेड फूड के अंडर में आ जाती हैं। यानी कि किसी भी तरीके से डिफरेंट तरीके के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप लोगों को मिसलीड कर रहे हो, जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिस ब्रांडेड फूड की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। नोटिफिकेशन का मतलब यही होता है जो गैजेट ऑफ इंडिया में जो नोटिफिकेशन हम पब्लिश करते हैं। पैकेज का मतलब क्या है, मीन्स प्री पैकेज बॉक्स, बॉटल, कैसेट, टीन, बैरल, केस, यानी कोई भी पैकेज फॉर्म में कोई चीज़ होती है तो हम उसको पैकेज बोलते हैं। उसके बाद में प्रेमाइसेस का मतलब है शॉप भी हो सकती है, स्टॉल भी हो सकती है, होटल भी हो सकता है, यानी कि वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर फूड को लेकर के कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे उसको स्टोर किया जा रहा है, वो रेस्टोरेंट हो सकता है, वो होटल हो सकता है, स्टॉल हो सकता है, उन सबको क्या बोलते हैं, प्रेमाइसेस बोलते हैं, यानी कि प्लेस की बात हो रही है। फिर प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्राइमरी फूड मीन्स एन आर्टिकल ऑफ फूड बीइंग अ प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर, जो मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं उसको हम प्राइमरी फूड बोलते हैं। फिर उसके बाद में उसको हम देखते हैं कि जो हम उसकी प्रोसेसिंग वगैरह कर देते हैं तो वो सेकेंडरी फूड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में प्रोविजन ऑर्डर वगैरह कौन इशू करता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है, उसके हाथ में ये पावर होती है कि वो प्रोविजन ऑर्डर इशू कर सकता है, ठीक है। रिस्क का मतलब क्या है, इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ कंज्यूमर, यानी कहने का मतलब है कि रिस्क का मतलब क्या है, कोई एडवर्स इफेक्ट होना, फूड का कोई भी एडवर्स इफेक्ट होना, मीन्स इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। रिस्क एनालिसिस
रिस्क एनालिसिस का मतलब क्या है? रिस्क की एनालिसिस करना, ठीक है। इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड मीन्स अ पर्पस कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंपोनेंट, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कम्युनिकेशन। ये आपको 3 स्टेप पता होना चाहिए कि रिस्क एनालिसिस में क्या क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क कम्युनिकेशन। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप आगे चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको रिकॉल होगा चीज़ें कि हाँ ये हमने कहीं पढ़ा है। रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं तो मीन्स अ साइंटिफिकली बेस्ड प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग स्टेप। स्टेप कौन कौन से होते हैं रिस्क असेसमेंट में? हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, हैजार्ड कैरेक्टराइजेशन, एक्सपोजर असेसमेंट और रिस्क कैरेक्टराइजेशन। अब रिस्क कम्युनिकेशन क्या होता है? मीन्स द इंटरेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड द ओपिनियन। तो रिस्क कम्युनिकेशन यानी कि रिस्क को लेकर के कोई कम्युनिकेशन करना, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करना, इन सबको क्या बोलते हैं? रिस्क कम्युनिकेशन बोलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? मीन्स द प्रोसेस डिस्टिंग फ्रॉम रिस्क असेसमेंट फॉर इवेल्युएटिंग पॉलिसी अल्टरनेटिव इन कंसल्टेशन, ठीक है, with all interested parties considering risk assessment and other factors relevant for the protection of health of consumer and for the promotion of fair trade and practices, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, रिस्क को मैनेज करना, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ हैं उनके साथ में बात करना, तालमेल बैठाना कि हम किस तरीके से जो भी फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे सकें और चीज़ों को प्रॉपर मैनर में कर सकें, ठीक है। सेल का मतलब है, सेल का मतलब आपको समझ पता ही होता है कि किसी भी फूड आर्टिकल को सेल करना। सैंपल का मतलब क्या है? मीन्स अ सैंपल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड टेकन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो कौन कलेक्ट करता है सैंपल को? सैंपल को कलेक्ट करता है फूड सेफ्टी ऑफिसर। फिर उसके बाद में स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। फिर स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड मीन्स द स्टैंडर्ड नोटिफाई द फूड अथॉरिटी। तो डिफरेंट डिफरेंट फूड के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं फूड अथॉरिटी ने, उनके बारे में बात हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। सब्सटेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? इंक्लूडिंग एनी नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस और अदर मैटर। कोई भी मैटर वगैरह कुछ भी हो सकता है सब्सटेंस में, ठीक है। सब स्टैंडर्ड्स का मतलब यहाँ पर क्या है? सब स्टैंडर्ड का मतलब है एन आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी डीम टू बी सब स्टैंडर्ड इफ इट डज नॉट मीट द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। यानी कहने का मतलब है जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उसको पूरी तरीके से अगर फुलफिल नहीं करता है वो फूड प्रोडक्ट, तो उसको सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? मीन्स द फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर सेक्शंस 70। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 70 में इसके बारे में मेंशन है। तो ट्रिब्यूनल का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखोगे फूड को लेकर के अगर कोई ऑफेंस करता है तो वो सारे ऑफेंसेस जो होते हैं उसको लेकर के जो भी मतलब डिसीजंस होते हैं, यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो भी चीज़ें होती हैं इसको लेकर के वो सब ट्रिब्यूनल में होता है। अनसेफ फूड यानी कि जो भी फूड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक ठाक नहीं है उसको हम अनसेफ फूड बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो है सारी डिफिनीशंस को जल्दी जल्दी देख लिया, ठीक है। और डिटेल में समझना है तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उनको चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो। ऑलरेडी मुझे लगता है वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका होगा, इस वजह से हमने चीज़ों को एक तरीके से जल्दी जल्दी देख लिया। बस आपको आइडिया लग जाना चाहिए इस प्रॉपर डिफिनीशन में क्या है, ठीक है। तो अभी हमने एक चैप्टर को फिनिश किया, ठीक है, एक चैप्टर को हमने फिनिश किया। तो आई होप अभी आपको जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी एटलीस्ट अगर आपको 50% भी याद है, 50% भी चीज़ें समझ में आई हैं, तो जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। 1 से 2 बार आपको वीडियो को देखना होगा, उसके बाद में आप अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना के चलना, क्योंकि यही सब आपको याद रहेगा। बुक्स से जो आप चीज़ें पढ़ोगे, नोट्स से जो आप चीज़ें पढ़ोगे वो चीज़ें कम याद रहती हैं। वीडियो के फॉर्म में अगर आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं तो वो आपको आसानी से याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यार मतलब ये सारे जो लेसन्स हैं ये कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं पेड वीडियोज़ में मिल रहे होंगे। हम एप्लीकेशन पे भी वीडियोस को ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ला सकते, पर पहले हम ये देखना चाहते हैं अगर हमारी तरफ से ऐसा होता है कि अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस आता है, फ्री वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करें इसी तरीके से, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको लेसन्स कैसे लग रहे हैं। बहुत सारे लोग एंड तक होंगे भी नहीं, वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी तक देख रहे होंगे, ठीक है। तो देखते रहो, अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा और आप आगे तक जाओगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ में, फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट के।